नमस्कार। आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और यह प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2010 से लेकर 2023 तक हर वर्ष परीक्षा में पूछा गया है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक महामंदी का अर्थ क्या होता है। जब बाजार में वस्तुएं तो उपलब्ध होती हैं लेकिन उन वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यक्तियों के पास धन नहीं होता है, ऐसी स्थिति को आर्थिक महामंदी कहते हैं। बहुत ही सामान्य सी बात है, बाजार में वस्तुएं तो उपलब्ध होती हैं लेकिन उन वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ऐसी स्थिति को आर्थिक महामंदी कहते हैं। विश्व में आर्थिक महामंदी वर्ष 1929 में आई थी। आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। और इस महामंदी के प्रभाव से भारत भी बच नहीं सका। अब हम बात करेंगे कि भारत पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव कौन कौन से पड़े। सबसे पहले हमने जो मुख्य बिंदु हैं वो लिखे हैं। भारत पर जो आर्थिक महामंदी थी उसका जो हम प्रभाव देखेंगे इन 5 मुख्य बिंदुओं पर देखेंगे। आयात निर्यात घट गया, वस्तुओं का मूल्य गिर गया, किसानों और काश्तकारों पर प्रभाव, बंगाल के जूट उत्पादकों पर प्रभाव, कीमती धातुओं का निर्यात। अब एक एक बिंदु की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयात निर्यात घट गया। देखिए, सबसे पहले तो जो आयात का क्या अर्थ होता है? आयात का अर्थ होता है अपने देश में किसी दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाना। और निर्यात क्या होता है? निर्यात का अर्थ होता है अपने देश से किसी दूसरे देश में वस्तुओं को भेजना। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। सबसे पहले आप जो औपनिवेशिक भारत है इसका अर्थ समझिए। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय के भारत को आज हम औपनिवेशिक भारत कहते हैं। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। ये आपको ध्यान रखना है कि 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के जो आयात निर्यात थे वो लगभग घटकर कितने रह गए? आधे रह गए थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वस्तुओं का मूल्य गिर गया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। जब पूरे विश्व में वस्तुओं का मूल्य गिरा तो भारत में भी जो वस्तुओं का मूल्य था वो गिर गया। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1928 से लेकर 1934 के बीच में जो भारत में गेहूं की कीमत थी वो कितनी गिर गई? 50% गिर गई। किसानों और काश्तकारों पर प्रभाव। यहाँ पर एक शब्द है काश्तकार। तो आप सभी को समझना है कि काश्तकार किसे कहते हैं। काश्तकार वे लोग होते हैं जिनके पास स्वयं की अपनी ज़मीन नहीं होती है, वे ज़मींदारों से किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काश्तकार। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए, जो ये आर्थिक महामंदी थी इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? जो किसान थे और जो काश्तकार थे। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजी लोगों ने कहा कि जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों ने कहा जो लगान है उस लगान में हम कोई छूट नहीं देंगे और आपको वही लगान चुकाना होगा जो हमने निर्धारित किया था। तो इससे जो किसान थे, जो काश्तकार थे, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, क्योंकि अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी वस्तुओं को कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं थे। बंगाल के जूट उत्पादकों पर प्रभाव। अब जानेंगे कि आर्थिक महामंदी का प्रभाव बंगाल के जूट उत्पादकों पर क्या पड़ा। बंगाल के जूट उत्पादक वे कच्चा जूट उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थीं। हमने यहाँ एक बोरी का चित्र दिया है और इसमें आप देखेंगे कि जो ये बोरी है इसका निर्माण किससे हुआ है? धागों से हुआ है। और जो ये जूट के धागे हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं टाट। तो जो जूट का जो मुख्य प्रयोग था वो क्या था? वो बोरियां बनाने में होता था। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे जूट की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई।
जिन किसानों ने सोचा कि आने वाले समय में हालात सुधर जाएंगे और उन्होंने कच्चा जूट उगाने के लिए कर्ज लिया। कुछ लोगों ने सोचा कि आने वाले समय में जो जूट का मूल्य है वो बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने कर्जा लेकर जूट का उत्पादन और ज़्यादा किया, लेकिन यह स्थिति सुधरी नहीं और वह कर्जे में डूबते चले गए। कीमती धातुओं का निर्यात। महामंदी के दौर में भारत से कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती आदि विदेशों खासकर ब्रिटेन को निर्यात होने लगीं। देखिए, जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं, जिनमें सोना प्रमुख था, उससे वस्तुओं को खरीदना शुरू किया। इन बहुकीमती वस्तुओं में सोने का स्थान विशेष था। इस विषय में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का कहना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में पर्याप्त सहायता मिली। निसंदेह इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक महामंदी अपने चरम पर कब पहुंची थी? 1931 में। और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि भारत के जो ग्रामीण किसान थे, काश्तकार थे, उनकी जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो अपनी प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को भी पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। उनके पास पैसे नहीं थे, जिनसे उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसी समय पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू किया था? 1930 में किया था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कक्षा 10 के सभी विषयों के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।